ओरेकल से रिलेटेड कुछ क्यूरीज थी जो कि आपके पेपर में भी आ सकती हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वगैरह, और ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से आप लगाएंगे टेबल्स में, रिलेशंस में, आपस में रिलेशनशिप करेंगे, उनके लिए आपको किस तरह की ओरेकल्स जो है वो क्यूरीज रिक्वायर्ड होगी जो आपने इम्प्लीमेंट करनी होगी। चीज़ें आपके पास बेसिस पे आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। बाकी सिंपल टेबल क्रिएशंस और वो सारी चीज़ें तो आप लोगों ने देख ली हैं वैसे। आवाज ठीक नहीं आ रही सर आपकी। अभी क्लियर आ रही है आवाज़? आओ। जी अब सही हो गई है। अच्छा, अभी इसमें आपको जो है वो ओरेकल बेस्ड इंटीग्रिटी कांस्टेंट का बताना है कि ये सारे इंटीग्रिटी कांस्टेंट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी देखने के लिए और चीज़ों को इंटीग्रल बनाने के लिए कि आपका डाटा सिक्योर रहे, तो उसके लिए डिफरेंट कांस्टेंट या डिफरेंट चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, तो वो कैसे आप लोग फाइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई है व्हाट्सएप के ऊपर। होपफुली आप लोगों ने कुछ इसमें से चीज़ों की हेल्प आउट ली होगी। तो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें वो लाजमन इन इस फाइल की हेल्प कीजिएगा। ट्यूटोरियल के नाम से ये फाइल आप लोगों को मैंने सेंड की हुई है, इसमें आप लोग लाजमन जो है चीज़ों को देख लीजिएगा। तो इसका तस्करा करना और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग देना, समझाना मकसद यही था कि आपके सामने ये चीज़ें पढ़ा के दिखा के देन इम्प्लीमेंट करके बताना कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास चेक का कांस्टेंट है। चेक के कांस्टेंट के अंदर हमारे पास क्रिएट टेबल के वक्त आप लोगों को क्रिएट टेबल का इस सारी चीज़ों का आइडिया है कि क्या करना है। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करते वक्त आप लोगों के पास ये तीन कांस्टेंट है, एक चेक कांस्टेंट, ठीक है, फॉरेन की कांस्टेंट और की कांस्टेंट। ये चीज़ें आप वही को देंगे। चेक कांस्टेंट क्या करता है, टू रिस्ट्रिक्ट पॉसिबल एट्रीब्यूट वैल्यूज, जितनी भी पॉसिबल एट्रीब्यूट वैल्यूज हैं उसको रिस्ट्रिक्ट है वैल्यूज को कि आपने ये वैल्यू देनी है, ये वैल्यू नहीं देनी। चेक लगाया जाता है उसके ऊपर, उन वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। और फॉरेन की कांस्टेंट आपके पास टू स्पेसिफाई द इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन रिलेशन, दो रिलेशंस के दरमियान में इंटरडिपेंडेंसीज, एक दूसरे का आपस में डिपेंडेंट होना, रिलेशनशिप क्रिएट करना दो टेबल्स का आपस, उसके लिए फॉरेन की कांस्टेंट अप्लाई किया जाता है। अब आप देख चेक कांस्टेंट के इम्प्लीमेंटेशन, जैसे आप लोगों का कि इनकी जो वैल्यूज है उसको लिमिटाइज किया जाए, उसको डिपेंडेंट किया जाए स्पेसिफिक वैल्यूज के ऊपर किसी भी एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल आपको टेबल क्रिएट करते वक्त ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आप लोग दे रहे हैं, उनके डाटा टाइप के पर्सपेक्टिव के कौन कौन से डाटा टाइप होने चाहिए, तो उसके ऊपर जब आप चेक का एट्रीब्यूट लगाते हैं से लगाते हैं। अब आप देखें यहाँ पर आप टेबल का नाम एम्प्लॉय टेबल है, ईएमपी टेबल। उस टेबल के अंदर आपका एक एट्रीब्यूट है ई नेम का, और उसकी डेटा टाइप है वॉचर टू, कि उसके अंदर कोई एट्रीब्यूट आप कोई भी की जो है एंटर कर सकते हैं, 1 2 3 A B C कुछ भी, ठीक है, वो आप एंटर कर सकते हैं। और उसका जो साइज है वो आपको नजर आ रहा है कितना है, 30 का। तो ये एसक्यूएल की वॉचर की क्यूरी जिसके ऊपर ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास ये टेबल करने लगे। अब उसके साथ उसी एट्रीब्यूट के साथ, जो एट्रीब्यूट आप उस टेबल क्रिएट करते वक्त हैं, उस एट्रीब्यूट के साथ आपने एक कांस्टेंट लगाया, कि आप ऐसे भी कांस्टेंट लगा सकते हैं या आप सिंपल सारे टेबल को क्रिएट कर दें तमाम एट्रीब्यूट को उनकी स्पेसिफिक डाटा टाइप और साइज के साथ, और बाद में भी आप एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं। तो वो बात आता हूँ, ये साथ में जब आप कांस्टेंट लगाते हैं और कांस्टेंट लगाने के बाद उसके अंदर जो है वो आप चीज़ें होते हैं। देखेंगे अगर आपको कोई भी एक कॉलम है, उस कॉलम में आपने चेक का कांस्टेंट लगाना, आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप कांस्टेंट लिखते हैं, ये जो है वो कीवर्ड आप लिखेंगे कांस्टेंट का उस कॉलम के आगे, उस एट्रीब्यूट के आगे, जस्ट डाटा टाइप के बाद, और फिर उस कांस्टेंट को नाम देंगे, जो भी है कांस्टेंट को, ठीक है, कोई भी अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं, ये कोई कीवर्ड नहीं है ओरेकल का। अब उन्होंने नाम दिया हुआ है चेक नेम का, क्योंकि नेम है उसके ऊपर कांस्टेंट लगा रहा है, तो उसके हिसाब से चेक नेम का नाम दे दिया। फिर जो कांस्टेंट है वो चेक कांस्टेंट है, प्राइमरी की कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है उसको हम यहाँ लिखते हैं, जैसे अब ये चेक कांस्टेंट, ठीक है। अब चेक कांस्टेंट के अंदर फिर उसका जो है वो ब्रैकेट आ जाती है, और ब्रैकेट के अंदर आपने उसके ऊपर ये कांस्टेंट लगाना है कि ई नेम जो है वो अपर केस में होना चाहिए, अपर केस, ये ओरेकल का कीवर्ड आ गया अपर केस। आपने लोअर केस में लिखना है तो लोअर केस। जब आप डेटाबेस में अपने डाटा को एंटर करने जाएंगे, एक तो आपने इंटरफेस यूआई के ऊपर आपने चेक लगाई होगी कि आपका जो होना चाहिए जो भी होगा, उस हिसाब से फिर आप जो है वो
उसके ऊपर करते हैं। एक तो ये ओरेकल ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके डाटा को इंसर्ट ही नहीं करने देगा जब तक डाटा जो है वो अपर केस में ना हो, तो वो उसके लिए यहाँ पर एट्रीब्यूट ई नेम में जो कॉलम है ई नेम वाला, इसका नाम ई नेम एग्जैक्टली ये देख रहे हैं, ये वही लेटर्स हैं और उसी तरह ही कैपिटल में है जैसा ये है केस सेंसिटिव लेटर। अब वो उसी तरह उसको लिख के इज इक्वल टू करके अपर लेटर और ई नेम, ये उसने इसके ऊपर चेक लगाया। दूसरा उसने जो एट्रीब्यूट क्रिएट किया हुआ है सैलरी का, सैल के नाम से, और उसमें उसने कहा हुआ है कि उसका साइज 5 होगा, ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट के बाद 2 डेसिमल तक जाएगा वैल्यू, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल वैल्यूज तक वो वैल्यूज लेगा। तो ये 2 उसने दे दिया है यहाँ पर आपके सामने, 5 और कॉमा 2। तो ये जो साइज का ये दो इनपुट वैल्यूज हैं इस फंक्शन को, ये नंबर के फंक्शन को जब आप दे रहे हैं, तो उसमें एक तो आप साइज दे रहे हैं कि फिक्स का साइज होगा, ठीक है, दूसरा आप दे रहे हैं कि उसके अंदर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल वैल्यूज आएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास होगा। दूसरा कॉन्स्टेंट आप लगा रहे हैं, उसका नाम है चेक सैलरी, तो चेक कर रहा है, चेक का कांस्टेंट लिखता है और उसके ब्रैकेट के अंदर वो लिखता है कि अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 होगी, 500 होगी या 500 से ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर दूसरा उसके बाद डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट नंबर का, डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर कांस्टेंट के अंदर वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज जो होंगी बिटवीन 10 एंड 100 के दरमियान में होंगी, ना 10 से नीचे वो एक्सेप्ट करेगा इस कॉलम के अंदर, ना इंसर्ट करने देगा। अब जब इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे और इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करेंगे तो इसके ऊपर चेक लगा के कॉलम के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं, वो 9 है, 8 है, जो कि 10 से कम है, ठीक है। और अगर 102 है, 103 है, जो कि 100 से ज़्यादा, जो कि बिटवीन 10 और 100 हो, तो तब वो इंसर्ट करने देगा, वैसे इंसर्ट। सर जी, जी बोलो। सर जी इसकी लेंथ कितनी होती है, साइज ये जो वार चार टू है, 1 से सॉरी, 4000 तक इसकी वार चार टू है सर। साइज कितनी बाइट्स की व्हाट्सएप होती है इसकी जी, साइज कितनी बाइट्स की होती है इसकी सर? जो वार चार्ट 2 आपने दिया हुआ है ना, ये साइज इसमें जो दे रहा है, ये साइज आप देख रहे हैं, ये इसमें इतनी इनपुट वैल्यूज देगा। 30 का साइज का मतलब है कि ये इसमें इतनी इनपुट वैल्यूज देगा। सर जी वार चार टू और वार चार में सिर्फ जो वार चार होता है, और वार चार टू की हम वार चार यूज कर सकते हैं सिर्फ वार चार? नहीं नहीं, जो ओरेकल है ना आपके पास, उसको वार चार यूज करता है, वार चार 2 यूज करता है, ठीक है। जो एसक्यूएल की क्वेरी जिस तरह माई एसक्यूएल और डेटाबेस और एसक्यूएल सर्वर हो, उसमें वार चार यूज करता है, ठीक है सर, और ठीक है ओरेकल के अंदर वार चार 2 यूज करता ठीक है सर, ठीक है। है। अच्छा, इसके अलावा किसी को प्रश्न? अच्छा, ये तो हो गया आपका चेक का कांस्टेंट। इसके अलावा जो दूसरा कांस्टेंट है वो आप देख रहे हैं, ये भी आगे चेक की कांस्टेंट की बात आ रही है, देख रहे हैं आप, पर्सन के ऊपर चेक का कांस्टेंट लगा रहा है कि पर्सन जो है वो, उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 2 होगी, ठीक है। उसकी वैल्यूज आप देख लेंगे, वो ग्रेटर देन 2 आनी चाहिए। तो ये आपके पास डिफरेंट चेक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं 7799 आईडी, कॉट नेम हो गया, क्लार्क ये फर्स्ट नेम, सेकंड नेम आ गया आपके पास, अपने 769 ये उसकी जो है वो सैलरी हो चुकी है, और ये आगे उसका डेट आ गया। तो ये उस हिसाब से आपने जो है वो चीज़ दे दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें सैलरी 450 दे रहा है, ये नज़र आ रहा है 450 सबको। तो जब 450 जो का है 500 से कम है, तो हमने चेक कांस्टेंट क्या लगाया था, 500 या 500 से ज़्यादा।
तो ये देखें, आप जब इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या कर रहा है कि चेक कंस्ट्रेंट्स चेक सैलरी वायलेटेड, वो वायलेट कर रहा है, इंसर्शन को रिजेक्ट कर रहा है। तो ये 500 नहीं, 500 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक हो गया। अब इसमें एक और बात है कि जब आप इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं, तो जब आप नंबर्स की वैल्यू लिख रहे होते हैं, जैसे 7999 है और ये 50 है और ये 10 है, तो नंबर्स की वैल्यूज को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं लिखते हैं। जो वार्चर 2 है, उस वैल्यू को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। तो ये देखते हैं, स्कॉट स्कॉट की डेटा टाइप जो है वो वार्चर 2 है। इसको आपने लाजमन इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं उसकी की, उसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा जाता। ठीक है, लेकिन जो वार्चर 2 की वैल्यू है, उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में इंसर्ट की क्यूरी के अंदर लिखते हैं। तो इंसर्ट की क्यूरी देख रहे हैं आप, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल का नाम था जो, और वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो आप क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, तीसरी वैल्यू क्या है, पहला आपकी आईडी है, दूसरा फर्स्ट नेम है, तीसरा सार सेकंड नेम है, लास्ट नेम है, और या उसके बाद फिर सैलरी आ गई है, उसके बाद डेट आ गई है, और सॉरी इसके बाद आईडी आ गई है डिपार्टमेंट की, फिर सैलरी डेट आ गई है, फिर सैलरी आ गई है, और फिर उसके जो डिपार्टमेंट नेम क्या था वो आ जाएगा। ठीक है, सर तो जी यहाँ वार पर चार्ट 2 आपने, में सर जी वार चार्ट 2 में इंटीजर आते हैं ना? सॉरी, वार चार्ट 2 में इंटीजर नहीं आते? इंटीजर भी तो आते हैं ना वार चार्ट 2 में? इंटीजर आता है, लेकिन उसमें फिर वो एज अ स्ट्रिंग लेता है ना, तो स्ट्रिंग में तो सारी चीजें आ जाती हैं ना। सारी इंटीजर डेटा में कैसे आ पता रही लगेगी? वैल्यूज, सॉरी, डेटा टाइप कैसे पता लगेगी सारी? किसकी डेटा टाइप? कभी 2 आए थे, कभी नंबर, कभी इस तरह ये टेक्स्ट। वार चार्ट 2 ये में जब सारे आप, आते हैं, इंटीजर आते हैं, स्ट्रिंग, सब आ जाते हैं उसमें। वो सब चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। तो ये आप देख रहे हैं जो डाटा टाइप कर रहे हैं कैसे पता लगी, तो आप जब टेबल क्रिएट करते थे उस टाइम पे आपको पता लग रहा था ना कि मैंने कौन सी डाटा टाइप की, किस एट्रीब्यूट की। ठीक है, यस। ये वो क्यूरी आप लगाते हैं डेस्क, DESC डेस्क, और नाम लिख देते हैं, तो वो आपको बता देता है कि इस टेबल के अंदर ये एट्रीब्यूट है, और ये इसके जो है वो डाटा टाइप्स हैं। तो फिर आप उसके हिसाब से इंसर्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसकी डाटा टाइप क्या है। दूसरा, आपके पास ये चीज़ याद है, जब आप इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर पे मेरी जो डाटा था उसकी डाटा टाइप वारचार है, और किस नंबर पे मेरे जो ऐसी डाटा टाइप है जिसकी ऐसा कॉलम है जिसकी डाटा टाइप नंबर है। तो मैं जो वैल्यूज में पास करूंगा इसके अंदर, तो वो मेरे पास इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगी, और जो नंबर्स के लिए मैं पास करूंगा वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स। बात समझ आ गई? तो ये इंसर्ट करते वक्त आप ध्यान सर। रखें। अच्छा, दूसरी बात आपके पास कहता है कि जब आप एक तो आप प्राइमरी की और फॉरेन की जब आप लगाते हैं तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से आप प्राइमरी की और फॉरेन की है। जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो कॉलम के आगे अब आप कांस्टेंट और कांस्टेंट का नाम और साथ में लिखते हैं कौन सा कांस्टेंट है, प्राइमरी की, तो आप प्राइमरी की लिख देंगे। डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नंबर है तो नंबर, उसका डाटा टाइप, उसका साइज कांस्टेंट, और ये आप देख रहे हैं कि उसका आप नाम रख रहे हैं कांस्टेंट का, फॉरेन की। अब फॉरेन की यहाँ लिखा नहीं जाता, लेकिन उसका ये सेंटेक्स ऐसा है कि आपके पास उसको रेफर करते हैं। अब डिपार्टमेंट का एक टेबल है, और डिपार्टमेंट के टेबल में एक कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर का, जो कि डिपार्टमेंट के टेबल की प्राइमरी की है। तो वो यहाँ पर आप उसको रेफर कर रहे हैं डिपार्टमेंट टेबल को। तो ये आप यहाँ पर एक ऐसा कॉलम ले रहे हैं एम्प्लॉय टेबल के अंदर, जो कि आपके पास डिपार्टमेंट नंबर है, एज अ फॉरेन की है, फॉरेन की वाला एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय के टेबल में, और उस डिपार्टमेंट टेबल, और ये डिपार्टमेंट टेबल में जो उसकी प्राइमरी की है डिपार्टमेंट नंबर, वो एज अ प्राइमरी की होगी, तो उसको हम यहाँ पर रेफर करेंगे। तो ये सेंटेक्स है आप फॉरेन की लगाने का। ठीक है, कि आप जस्ट कॉलम के बाद उसको फॉरेन की लगा दें। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। तो अब आप इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास जो कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर, और जो एम्प्लॉय होगा ईएमपी टेबल आपके पास है, वो एज अ चाइल्ड टेबल हो जाएगा, और जो डिपार्टमेंट का टेबल है वो एज अ पेरेंट टेबल हो जाएगा।
सर जी ये एम्प्लॉय फॉरेन टेबल जो की है और वो ज़रा रिपीट कर दो सर, फॉरेन की नहीं समझ आई सर। ये फॉरेन की आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है कि नहीं? जी सर, जी सर। कॉलम कॉलम नजर आ रहा है। हाँ, तो इस यस सर। कॉलम में देखें, आपके पास जब आप कॉलम कांस्टेंट ऐड करते हैं फॉरेन की का, तो आप क्या करते हैं कि उस कॉलम के आगे आप ये कीवर्ड लिखते हैं कांस्टेंट का। यस कांस्टेंट का सर। कीवर्ड लिखने के बाद आप उस जो आप कांस्टेंट लगा रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। जैसे इसका नाम इसने दिया हुआ है एफ के फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आप रेफरेंस का कीवर्ड यूज करते हैं, इसको कहते हैं रेफरेंसेस। अब आप जिस टेबल का फॉरेन की लगा रहे हैं उस टेबल का नाम लिखते हैं। वो टेबल का नाम है डिपार्टमेंट का टेबल, डीपीटी। वो डीपीटी का टेबल होगा। उसके अंदर फिर उसके उस कॉलम का नाम लिखेंगे जो कि एज अ प्राइमरी की है, जिसको ये रेफर करेगा। ठीक है, तो ये ठीक। जिसको रेफर करेगा तो वहां पर वो उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे, वैसा वो उसकी प्राइमरी की होगी तो हमने, तो ये पूरा सिंटैक्स आप फॉलो करेंगे यहाँ पर। ये आपको नजर भी आ रहा है इसके अंदर। ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का टेबल है। एम्प्लॉय का टेबल में एक एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट नंबर जो है उसके अंदर आपको नजर आ रहा है ये वैल्यूज इसके अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हर एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। हर एम्प्लॉय, अब एक डिपार्टमेंट में दो या दो से ज्यादा एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सामने ये दे रहा है। अब एक एम्प्लॉय दो डिफरेंट डिपार्टमेंट का तो नहीं हो सकता ना। यस एक सर। एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट का होगा, लेकिन एक डिपार्टमेंट के मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। समझ आ गई बात? तो ये क्या हो गया, वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गया इसके दरमियान में। उस वन टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट को एज अ पेरेंट टेबल बनाया और एम्प्लॉय को एज अ चाइल्ड टेबल बनाया। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर इन्होंने डिपार्टमेंट नंबर का एक कॉलम लिखा और उस कॉलम को पेरेंट टेबल के प्राइमरी की से, तो ये इसकी प्राइमरी की बन गई और ये इसकी फॉरेन की बन गई। तो ये आप देख रहे हैं रेफरेंसेस लगा हुआ है बीच में। तो डायग्राम सर से क्लियर हो गया? जिस टेबल में प्राइमरी की होगी वो एज अ पेरेंट टेबल होगा। हाँ, जिस अब प्राइमरी की तो हर टेबल में होगी ना, के लिए उनके रिकॉर्ड को हम हर टेबल में प्राइमरी की देते हैं। ठीक है, जब हम फॉरेन की का कांस्टेंट लगाते हैं, जब हम दो टेबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा उस टेबल के अंदर किसी एक टेबल के अंदर एक ऐसा एट्रीब्यूट या एक ऐसा कॉलम ले लेते हैं जिसमें वो वैल्यूज होती हैं जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है। इसमें वो वैल्यूज होती हैं जो दूसरी की क्या होती हैं, दूसरे टेबल की प्राइमरी कीज होती हैं। अब उसमें उसको रेफर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉरेन की का कांस्टेंट लगाते हैं, जो पीछे भी आप लोगों ने देख लिया उसको लगाने का तरीकाकार, ये आपको यहाँ भी नजर आ रहा है। ठीक है, और एक तो हम यहाँ पर क्यूरी के अंदर भी अगर मैं आपको ऐसा कोई सिनेरियो दे दूँ और आपको कहूँ कि उसमें किसी भी कॉलम में नल नहीं जाना चाहिए, तो आप उसके आगे कांस्टेंट लगाते हो नॉट नल का। ये आपको नजर आ रहा है नॉट नल का कांस्टेंट, इसमें नल वैल्यू नहीं जाए और नॉट नल का कांस्टेंट लगाते हैं। दूसरा आप ये फॉरेन की का कांस्टेंट लगा रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट का टेबल है और प्रोजेक्ट का टेबल जो है वो एज अ खुद चाइल्ड टेबल बन रहा है और पेरेंट टेबल किसको बना रहा है, वो एम्प्लॉय के टेबल को। तो वो एम्प्लॉय के टेबल को रेफर कर रहा है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि किस तरह से कांस्टेंट लगा रहा है, कांस्टेंट एफ के फॉरेन की प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर, और फिर रेफरेंस कर रहा है किसको, एम्प्लॉय को। ठीक है, एम्प्लॉय के टेबल को, तो वहां पर एम्प्लॉय के टेबल में उसकी आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ये एम्प्लॉय का टेबल आपके सामने। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको रेफरेंसेस देगा और फॉरेन की लगा देगा, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, अब तो कुछ आपके पास ऐसे होते हैं कि जब आप टेबल क्रिएट करते वक्त आप एट्रीब्यूट लगा रहे थे। अब ये भी हो जाता है कि आपके पास टेबल तो क्रिएट हो गया, आप कांस्टेंट लगाना भूल गए। जब टेबल आपके पास क्रिएट हो गया और कांस्टेंट लगाना भूल गए, तो उसको लगाने का तरीकाकार है अल्टर टेबल का तरीका, कि आप टेबल में अल्ट्रेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं कि ऐसा, अब आप टेबल क्रिएट हो गया, टेबल क्रिएट होने के बाद आप उसके ऊपर कांस्टेंट लगा रहे हैं, तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, और या फिर उसको डिसेबल कांस्टेंट करके फिर उसके अंदर ये चीज़ें आप देख रहे हैं कि प्राइमरी की लगा रहे हैं, फॉरेन की लगा रहे हैं, जो भी,
यहाँ पर किसी भी टेबल की कांस्टेंट को या जो भी कांस्टेंट है उसको क्या कर रहे हैं आप, उसको डिसेबल कर रहे हैं आप, ठीक है, कि उसकी प्राइमरी की जो है वो डिसेबल हो जाए, प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ना, वो एज अ सिंपल कॉलम बन जाए, सिंपल एट्रीब्यूट बन जाए, ठीक है, वो प्राइमरी की ना बने। तो प्राइमरी की तो एक तो प्राइमरी की के दो एट्रीब्यूट होते हैं, एक तो नॉट नल अलाउ नहीं करता, ठीक है, नॉट नल अलाउ नहीं होता इसके अंदर, नल जो वैल्यू नहीं जाएगी, कोई ना कोई वैल्यू प्राइमरी की के अंदर होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि दो वैल्यूज आपस में रिपीट नहीं होती हैं प्राइमरी की, ठीक है। तो अगर आप उसको डिसेबल कर देते हैं प्राइमरी की को, तो फिर ये दोनों काम अलाउ करने दे देता है, नल भी अलाउ करने दे देता है और दो वैल्यूज रिपीट भी हो सकती है जब आप उसको डिसेबल कर देते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये आप एज अ कांस्टेंट डाल रहे हैं बाहर से, ठीक है, ये कांस्टेंट पहले नहीं मौजूद था, अब आपने डाला है और कांस्टेंट, तो ये भी आप बाहर से अल्टर टेबल ईएमपी के अंदर कांस्टेंट डाल रहे हैं, ऐड कांस्टेंट करेंगे और वो फिर आपको इस तरह से वैल्यूज दे देगा, ठीक है। सर ये क्वेरी जरा समझा दीजिए जॉब वाली, कौन सी वाली? ये अल्टर टेबल ईएमपी ऐड कंस्ट्रेंट मैनेजर से ये वाली। ये आप जो है ना, आप इसमें टेबल में का जो है, अगर आपके पास टेबल क्रिएट हो चुका है और आप चाहते हैं कि मैंने फलाने टेबल के फलाने कॉलम में कोई अमेंडमेंट करनी है, तो फिर आप अल्टर टेबल की क्यूरी लगाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कह रहे थे कि मैंने कांस्टेंट ऐड करना था, किसको कांस्टेंट ऐड करना था, मैंने मैनेजर के टेबल के अंदर या मैनेजर की या सैलरी के ऊपर मैंने कोई कांस्टेंट लगाना था, तो आपने क्या किया, आपने अल्टर टेबल एम्प्लॉयड टेबल का नाम हो गया और उसके अंदर कांस्टेंट ऐड किया, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट को नाम दे दिया मैनेजर सैलरी का, और उसके अंदर जो कांस्टेंट आप लगा रहे हैं, चेक का कांस्टेंट लगा रहे हैं, तो आप मैनेजर की सैलरी को चेक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000 होनी चाहिए, या उसकी जॉब आप चेक करें कि नॉट इक्वल टू मैनेजर हो, जॉब नॉट इक्वल्स टू मैनेजर। अब आपके पास एम्प्लॉयज डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं ना, एम्प्लॉय तो मैनेजर भी हो सकता है, एम्प्लॉय आपके पास सिंपल स्टाफ भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है आपके पास, तो हर एक का अपना हिसाब किताब है। तो अब यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि वो एक तो मैनेजर हो, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू मैनेजर, या तो नॉट इक्वल्स टू मैनेजर हो, या फिर उसके ऊपर कांस्टेंट लगाएं कि वो उसकी सैलरी 4000 बराबर हो या 4000 से 4000 से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये आप जॉब के हिसाब से और उसके हिसाब से इसके ऊपर चेक का कांस्टेंट लगा रहे हैं। अब ये तब लगा रहे हैं जब आपके पास टेबल क्रिएट हो चुका है, फिर आप बाहर से एडिशनल जो है वो अल्टर टेबल की पूरी लगाकर उसके अंदर आप कांस्टेंट डाल दें, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा, बस ये इतना आपको कांस्टेंट लगाने का करा था। अरीज मौजूद है? अरीज, अरीज, जी सर। बेटा आप अपना जरा प्रोजेक्ट क्लैरिफाई करें सामने लाकर। एक तो सबसे पहले ईआरडी सामने लेकर आए, ठीक है, और उसके बाद फिर आप जो है वो अपना प्रोजेक्ट जो आपका एसक्यूएल डेवलपर के ऊपर है उसको जरा टेबल वगैरह दिखाएं, सारी चीजें। फैसल, आप अलाउ करें पार्टिसिपेंट को कि वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकें, पार्टिसिपेंट को अलाउ करें कि वो स्क्रीन शेयर कर सकें। स्क्रीन शेयर के ऊपर आप राइट, हाँ स्क्रीन शेयर के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे ना, कर दिए सर। अलाउ पार्टिसिपेंट कर दिया। अजीज अपनी स्क्रीन शेयर करें। सर जी अगर प्रोजेक्ट का डेटाबेस जो है वो किसी और सर अगर एक बना ले, मिनट मैं वो सर्च कर लूँ, वो मैंने ये जो ERD थे वो फोन में थी। ठीक है, आसिम क्या करो? सर जी और ये जो डेटाबेस कनेक्ट करते हैं हम, तो सी हाँ, शार्प के साथ कोई और डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो ओरेकल 11G है उसके अलावा अगर कोई और डेटाबेस कनेक्ट कर ले तो? ओरेकल की हो, आप ये काम ओरेकल के ऊपर करना,
क्योंकि आपकी क्यूरी जितनी मैं नीड करूंगा, आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ओरेकल बेस्ड क्यूरीज, एसक्यूएल बेस्ड क्यूरीज को अप्लाई करेंगे, तो आपने वो क्यूरीज जो है वो पेपर में जब आपको कोई सिनेरियो दूंगा या कोई केस स्टडी दूंगा, तो आपने उससे रिलेटेड उनकी क्यूरीज बनानी है, लिखनी है। तो आपने ठीक है क्वेश्चन का सर। आंसर करना होगा उस केस स्टडी का, वो ओरेकल बेस्ड क्यूरीज के ऊपर। तो जब आप प्रोजेक्ट अपना बना लेंगे तो फिर आपके लिए ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है ना। ठीक है सर। सर तो ये लेकिन ये जो अभी मतलब जिस जैसे तरह माई एसक्यूएल पे काम करें तो उसमें भी आई गेस सेम ही क्वेरीज नहीं लगेंगे? माई एसक्यूएल के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत एट्रीब्यूट का फर्क हो सकता है। यही फिर मैं सर चाहूंगा मैं आप भी मुझे कह रहा जो हूँ कि जो माई एसक्यूएल पे काम कर सकते हैं, फिर तो क्वेरी सर चेंज हो जाती है, क्योंकि माई एसक्यूएल के अलग एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं और ओरेकल के अलग हाँ एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल एल्डर बिल्कुल, यूज करते हैं यस। और वहाँ डेटा पे टाइप्स, अपडेट क्वेरी लगाते हैं। डेटा टाइप्स अलग है, सबकी डेटा टाइप्स जी। अलग है। यस सर। तो वो आपने फिर उसको उस डेटा ओरेकल पढ़ाया है मैंने, तो ओरेकल के बेस पे आपने फिर क्यूरीज लगानी है, ठीक है और सर। प्रोजेक्ट भी आपने ओरेकल बेस ही बनाना है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अरीज एक्सप्लेन करें अपने प्रोजेक्ट को ज़रा। माइक ऑफ कर अस्सलाम दें वालेकुम अपने सर। सारे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आपने अरीज बात सुने, आपके पास 8 मिनट है सेशन ओवर होने में, तो चीज़ों को समअप करके जल्दी से इसके ऊपर फिर आपने एसक्यूएल डेवलपर पे जाना है, ठीक है। जल्दी ओके से सर। समराइज करें, 2 to 3 मिनट्स में सर समराइज करें इसको। हमारा प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। इसके अंदर हमने जो है डिफरेंट मतलब मैनेजमेंट सिस्टम के लिहाज से जो भी हमारे पास मॉड्यूल्स आते हैं, इसके अंदर मेन मॉड्यूल्स हमारे पास 3 हैं: फैकल्टी का, रजिस्ट्रेशन का और स्टूडेंट का। जो लॉगिन हमारे पास आ रहा है वो मॉड्यूल ये है कि लॉगिन टेबल हमने एक बनाया जिसके अंदर वो एट्रीब्यूट सेव होंगे, जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड। उसके बाद अनऑथराइज्ड एक्सेस को जो है उससे बचने के लिए लॉगिन टेबल हमने इसलिए बनाया है। और जो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में हमारे पास स्टूडेंट्स डिफरेंट जो है रिलेशनशिप्स में है, जिसमें फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के साथ है कि एक स्टूडेंट एक टाइम पे डिफरेंट कोर्सेज में रजिस्टर कर सकता है। रजिस्ट्रेशन के टेबल में उसके कोर्स, उसका डिपार्टमेंट, उसका सेमेस्टर, ये सब एट्रीब्यूट्स डिफाइन है। उसके बाद एडमिशन है। एडमिशन के लिए वो सिर्फ एट अ टाइम सिर्फ एक ही दफ़ा एडमिशन ले सकता है, इसलिए इन दोनों के दरमियान 1-to-1 रिलेशनशिप है। उसके बाद कोर्सेज हैं। कोर्सेज में अगर एक स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है तो मतलब ये है कि उसके कोर्सेज डिफरेंट मैनी कोर्सेज होंगे। एक एडमिशन अगर वो हम CS का डिग्री चूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें से वो मैनी कोर्सेज को चूज़ कर सकता है। इसके बाद डिपार्टमेंट टेबल से फैकल्टी के टेबल से हमारे पास जो मेन आ रहा है वो रिकॉर्ड्स का टेबल है। रिकॉर्ड्स के टेबल में सारे हमारे पास जो है रिकॉर्ड्स एक्सेस हो सकते हैं फैकल्टी से, जिसमें अटेंडेंस आ जाएगा, असाइनमेंट जो भी स्टूडेंट सबमिट कराते हैं वो असाइनमेंट्स, और जो है उनकी सारी डिटेल्स। अगर मैंने अटेंडेंस फैकल्टी एज अ फैकल्टी मेंबर मैंने अटेंडेंस मार्क करनी है तो वो फैकल्टी को सिर्फ अलाउ होगा कि वो अटेंडेंस मार्क कर सके, स्टूडेंट को अलाउ नहीं होगा, स्टूडेंट सिर्फ उसको चेक कर सकता है। अरीज, अब तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा ना बच्चे, अब तो ये ठीक है ओरेकल वगैरह का ना, सारा बिजनेस का प्रॉब्लम और बाकी सारी चीज़ें। नो सर, अब नहीं आ रहा। मैंने ओरेकल को कनेक्ट भी किया है, विजुअल स्टूडियो से कनेक्ट हो गया है, लेकिन उसके लिए वो एक ऐप थी वो डाउनलोड करनी पड़ी। अच्छा, नहीं डेटाबेस में तो आपने जो है वो कनेक्शन का ऑर्डर देना ना, आपने डेटाबेस स्टार्ट करनी पड़ती है, वो और दूसरा आपको कनेक्शन क्यूरी होती है पीछे, वो आपने करनी होती है ओरेकल के लिए, कनेक्ट टू द डेटाबेस। वो भी आप ज़रा दिखाइएगा जो आपने कनेक्ट किस तरीके से किया ना सारी चीज़ें।
ये आपकी डेटाबेस बनी हुई है और उसमें आपने जो है ये यूज़र क्रिएट किया हो, ठीक है, जिसको आप फिट कर रही हैं। आप यहाँ यस पर अपने यूज़र का कनेक्शन क्यों नहीं बनाते? आप इधर करें क्रिएट यूज़र। सर, ये यूज़र का कनेक्शन मैंने जो है विजुअल स्टूडियो में डायरेक्ट बना दिया, इसलिए मैंने फिर इधर नहीं बनाया। आप सिस्टम से नहीं कनेक्ट होगी ना, विजुअल स्टूडियो वहाँ से अरीज के नाम से कर रहे हैं ना, यहाँ आपने नहीं यस सर। बनाया। यस सर। ठीक है, तो आप जिस तरह इन्होंने ये सिस्टम का यूज़र कनेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पर एसक्यूएल डेवलपर के अंदर, उसके अंदर ये डिफरेंट यूज़र्स इसके आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये सिस्टम खुद यूज़र है एज एडमिन एडमिन अकाउंट है, और उस एडमिन अकाउंट के अंदर ये डिफरेंट यूज़र नज़र आ रहे हैं। तो अरीज ने भी अपने नाम से एक यूज़र क्रिएट किया और उसके अंदर उसने अपनी स्कीमाज और डेटाबेस बनाए, तो ये सारे टेबल इसने अपने यूज़र के अंदर क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। फिर आप अपने यूज़र को स्पेसिफिक जो है वो टेबल स्पेस भी दे सकते हैं कि इतनी टेबल स्पेस है उसकी, तो वो ग्रांट परमिशंस में होती हैं, वहाँ पर आप देते हैं। जब आप सारी परमिशंस दे देते हैं तो साथ में आप ये भी करते हैं कि ग्रांट टेबल स्पेस 2M 3M 4M जितनी स्पेस आप देना चाहते हैं मेगाबिट्स, उस हिसाब से फिर आप अपने यूज़र अकाउंट को उतनी स्पेस दे सकते हैं। तो फिर वो उतने स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पेसिफिक रिलेटेड स्पेस से रिलेटेड वो अपना टेबल्स क्रिएट कर सकता है और अपना स्कीमा जनरेट कर सकता है। अच्छा, अब आपके पास ये सारे टेबल्स हैं, कोई एक ऐसा टेबल जिनमें फॉरेन की प्राइमरी की का रिलेशन आपने वन टू मैनी मैनी टू मैनी जो भी लगाया हुआ है वो ज़रा डेमोन्स्ट्रेट करें। सर, एक मिनट। सर, ये लॉगिन का टेबल है, इसके अंदर जो है मैंने ये कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए हैं। यहाँ पर SID मेरे पास फॉरेन की है जो रेफर कर रहा है स्टूडेंट की, स्टूडेंट टेबल की ये प्राइमरी की। कॉन्स्टेंट का टैब आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक करें। ये जी, इसमें आपके पास कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, एक लॉगिन फैकल्टी FK, लॉगिन PK कांस्टेंट है, और लॉगिन स्टूडेंट FK है। एक फैकल्टी के ऊपर फॉरेन की लगी हुई है और और एक एक जो है वो एक स्टूडेंट के student। ऊपर फॉरेन की लगी हुई है। ठीक हो गया, और इसकी अपनी प्राइमरी की एक है कांस्टेंट, वो लॉगिन PK है। सबको नजर आ रहा है? किसी को कोई इशू तो नहीं है? हुमायूं मौजूद है? हुमायूं, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है पूछने का? ठीक है, अच्छा बच्चा, ये फॉरेन की इसने लगाई, ये कांस्टेंट इसने लगाए हैं दो, ठीक है ना। और कांस्टेंट लगाने का एक वो भी हल है, और आपने यहाँ से डायरेक्टली किया या आपने क्यूरीज लगाई हैं उसके अंदर SQL क्लास में? सर, मैंने डायरेक्ट यहाँ से मतलब किया SQL हाँ, डेवलपर से। वो तरीकाकार बताएं ज़रा इनको SQL डेवलपर में। लॉगिन के टेबल में जाएं। ये एडिट करके सर यहाँ से फॉरेन कीज हाँ, फॉरेन कीज में आप जाते हैं। फॉरेन कीज में जाके तो आगे से इसके अंदर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से रेफरेंस टेबल और कौन से आप मतलब मेन टेबल कौन सा है। यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट लॉगिन फैकल्टी FK1 है, वो मैंने ऐड की थी, उसमें हाँ, मैंने सेलेक्ट किया था कि रेफरेंस टेबल कौन सा है। यहाँ से आपने जो सी जिसको भी रेफर करना है वो रेफरेंस टेबल आपने सेलेक्ट। फैकल्टी, हाँ, ये उसका नाम लिखा आपने ऊपर, फॉरेन की का जी। नाम लिखा लॉगिन फैकल्टी, लॉगिन अंडरस्कोर फैकल्टी अंडरस्कोर FK, ठीक है। और नीचे आपने लॉगिन अंडरस्कोर फैकल्टी अंडरस्कोर FK स्टूडेंट वाला आपने लिखा। तो आप स्टूडेंट वाले पे नीचे क्लिक करें, ऊपर ऊपर स्टूडेंट वाले कांस्टेंट पे क्लिक करें।